नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नगरी में। और हम सभी देख रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय के बाद आज जो है लूसेंट के 25वें दिन का वीडियो अपलोड मैं कर पाया हूं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम सर पे है और उसकी तैयारियां थोड़ी सी ज़ोर शोर पे है, तो थोड़ा समय देना मुश्किल हो रहा है। और जो काम है हमारा, काम और पढ़ाई के बीच में और घर के तीनों के बीच में प्रबंधन करना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है। तो थोड़ा-सा अभी समय कम मिल रहा है, लेकिन जब वीडियोज़ आने लगते हैं तो लगातार आने लगते हैं। ये हम आप सभी जानते हैं और आप सभी समझने का प्रयास करेंगे और मैं भी आपसे यही आशा करता हूँ। चलिए बिना देर किए हुए लेके चलता हूँ आपको। इस बुक से तो आप लोग परिचित होंगे, मैं हर वीडियो में कहता हूँ। और अभी तक का 24 जो क्लासेस हुई हैं, शुरू से लेके प्राचीन भारत जो शुरू होता है, भारतवर्ष का इतिहास, वहाँ से लेके और पूरा मध्यकालीन प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, उसके बाद भारतीय संविधान, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, और विज्ञान में हम लोग आज पहुंच गए हैं तीसरे चरण में, जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान का मैंने 10 पेज अपलोड कर दिया है, तो ये 10 पेज हम लोग पढ़ेंगे। 3 क्लासेस में हम लोग जीव विज्ञान को ख़त्म कर देंगे और जीव विज्ञान भर ही पूरा जो है, बाकी विविध वगैरह हम लोग करंट अफेयर से ही आजकल जो है ज़्यादातर आते हैं एग्ज़ाम में। खैर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जीव विज्ञान कितने नंबर पृष्ठ में है। तो लूसेंट का जो ये बुक है, इसमें 246 पेज से शुरू है जीव विज्ञान। आप सभी देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा कैमरा क्लोज करके। ये देखिए, ये 246 पेज नंबर है। ये जहाँ से शुरू होता है वहाँ पेज नंबर नहीं लिखा होता, लेकिन ये 247 है तो ये 246 है। लूसेंट का ये जीव विज्ञान का सेक्शन, ज़्यादातर लोग 90% लोग जो हैं इसमें क्या करते हैं कि इस पार्ट को छोड़ देते हैं, इस पार्ट को वो छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें उन्हें छाँटना थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि कैसे जो है इसमें से हम तथ्यों को छाँटें। और थोड़ा सा ये ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा हमें लगता है कि बहुत सारे तथ्य इसमें एक साथ हैं, बहुत ही ज़्यादा घिचमिच आप कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में। तो इस तरह का लगता है, इसलिए लोग इसको छोड़ देते हैं और कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप बुक चुन लेते हैं। वो भी अच्छी बात है, लेकिन आप इसमें से पढ़ेंगे तो कुछ ज़्यादा समझ में आएगा थोड़ा डिटेल में। तो 146 पेज नंबर है, तो हम लोग 146 से 156 पेज पढ़ेंगे। 20 पेज है इसमें जीव विज्ञान में। 2 दिन में मैं इसे पढ़ता था, तो हम लोग इसको 2 क्लासेस में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए लेके चलता हूँ सीधे मैं आपको अपने नोटबुक पे। अब देखिए, नोटबुक में मैंने ये सारे जो है समरीज बनाई थी, विषय सूची, कौन कितना हमें एक दिन में पढ़ा। एक डे 1 में 1 से 10 पेज, डे 2 में 10 से 20 पेज। ये लूसेंट का है और ये नोटबुक का पेज है, दोनों ही पेज मैंने मेंशन किए। सब कुछ एकदम प्राचीन भारत से, भारतीय इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपदों का उदय, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म। एक दिन में हमने इसे ख़त्म किया था। उसके बाद हम डे 2 में चले थे, तो हमने पढ़ा था मौर्य साम्राज्य, ब्राह्मण साम्राज्य, भारत के यवन राज, शक, कुषाण, गुप्त राज, पुष्य भूति वंश, वर्धन वंश, सब कुछ। ऐसे करते करते हम जो है मध्यकालीन भारत हमने पढ़ा, मुगल साम्राज्य पढ़ा, भारत में जो कंपनी का आगमन हुआ था, यूरोपीय कंपनियों का, उसके बारे में हमने पढ़ा आधुनिक भारत के अंतर्गत। उसके बाद स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता का इतिहास पढ़ा, कई सामाजिक सुधार हुए, सांस्कृतिक सुधार हुए भारत में। उसका विश्व इतिहास पढ़ा। ऐसे करते करते हम लोगों ने सब कुछ लगभग पढ़ लिया। हमने भूगोल भी पढ़ा, हमने संविधान भी पढ़ा, हमने अर्थव्यवस्था भी पढ़ा, हमने भारत के परिवहन के बारे में भी पढ़ा। तो ऐसे करते करते जो है लगभग हम आज पहुंच गए हैं डे 25 में, यानी 24 क्लास तो ख़त्म हो चुके हैं। अब ये डे 25 में देखिए, जीव विज्ञान, लूसेंट 246 से 256 पेज, और जो नोट्स बना है वो नोट्स का पेज नंबर है मेरा 194 से 200 पेज। जब आप कभी कुछ करना शुरू करते हैं ना, तो आप सोचते हैं कि 200 पेज हमें लिखना है, तो आपसे कभी भी नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप 1 से शुरू करते हैं और आपको लगता है कि हमें 1 से 10 करना है, आज का कोटा हमारा यही है। जिस प्रकार आप एक दिन में, अगर आप मान लीजिए कि
आधा किलो अनाज खाते हैं तो वो आपके लिए आसान है दिन भर में। लेकिन अगर वो कहे कि आपको 2 क्विंटल अनाज खाना है तो मुश्किल है, लेकिन वो आपको 2 महीने में खाना है, ना कि एक ही बार में खा लेना है। तो एक के ऐसे करते करते स्टेप बाय स्टेप हमारा बड़े से बड़ा टारगेट कंप्लीट हो जाता है। तो प्लानिंग मस्ट है, उसको उस पे जो है गहन करना, प्लानिंग करने से पहले गहन अध्ययन करना और उसको उसका एग्जीक्यूशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जीव विज्ञान 246 से 256 पेज, नोट्स है 194 से 200 पेज। सीधे लेके चलते हैं नोटबुक पे। बहुत समय वेस्ट कर दिया है क्योंकि बहुत समय के बाद वीडियो आया है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। जो पुराने छात्र हैं, पुराने लोग हैं, उन लोगों ने नहीं देखा होगा, आप पिछले वाले वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा, और नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी थोड़ा सा गैप हो रहा है, लेकिन जब वीडियोज़ आने लगेंगे तो मैं आपको जो है, आपसे वादा नहीं दावा करता हूँ कि परेशान हो जाएंगे आप। तो होना है परेशान, कुछ अच्छा करना है तो परेशान होना है, परेशान होना है तो सब्सक्राइब करना है। चलिए सीधे चलते हैं पेज नंबर 194 पे अपने। ये देखिए, यहाँ से शुरू होता है डे 25। ये शुरू होता है डे 25, जीव विज्ञान का फर्स्ट डे है ये। आज मेरे पास मेरी पेंसिल नहीं मिल रही है तो मैं पेन से ही काम चलाऊंगा, थोड़ा सा गंदा हो जाएगा नोट्स। चलिए, तो जीव विज्ञान आपको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है कि जीव विज्ञान कहते किसे हैं, जिसमें जीवों का अध्ययन होता हो। अब जीव वो जीव नहीं जो जानवर हैं, जीव केवल जानवर को नहीं कहा जाता है। जीव में पौधे भी आते हैं, पेड़ पौधे जिसमें जान है, जो वृद्धि करते हैं, चाहे वह एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हों या नहीं जा पा रहे हों। जो भी चीज़ वृद्धि करते हैं, भोजन करते हैं, वो सभी सजीव हैं और वो सभी जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो जीव विज्ञान जो शब्द है, ये प्रश्न जरूर पहले ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बहुत आता था। जीव विज्ञान जो शब्द है, इस शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग लैमार्क ने किया था। ये लैमार्क फ्रांस के वैज्ञानिक थे। ये जो लैमार्क थे, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस के। और एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ट्रेविरेनस, ये जर्मनी के थे। तो जर्मनी और फ्रांस, तो 1801 में ये दोनों दोस्तों ने मिलके एक जो है जीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहा, यानी बायोलॉजी कहा। हमने तो उसे बस ट्रांसलेट किया है। तो जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। लैमार्क थे फ्रांस के और ट्रेविरेनस थे जर्मनी के 1801 में। अब इससे तो मैं कितनी बार मैंने प्रश्न फेस किया है रेलवे के एग्ज़ाम में, जी रेलवे के एग्ज़ाम में, कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं या एपी कल्चर किससे संबंधित है। दे देगा मधुमक्खी पालन से, रेशम कीट से, मत्स्य पालन से, या फिर फूलों के उत्पादन से, या फूलों के खेती से, बहुत सारी चीज़ें। तो इसको आपको याद करना है। बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती है, थोड़ी शब्दों से आप पकड़ लेंगे, बहुत सारी चीज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी। और दो तीन बार आप पढ़िएगा, आप इसको ढक के कोशिश कीजिएगा याद करने का, आपको ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। एक बार ट्राई कीजिएगा इसको। एपी कल्चर, एपी कल्चर। अब देखिए, मैंने यहाँ कल्चर नहीं जोड़ा, ये एपी कल्चर मैंने कहा सेरी लिखा, सेरी कल्चर, पीसी लिखा, पीसी कल्चर, सिल्वी लिखा, सिल्वी कल्चर, हॉटी लिखा, हॉटी कल्चर, और फ्लोरी लिखा, फ्लोरी कल्चर। मैंने सब में कल्चर को हटा दिया है। कल्चर मतलब पालन समझ लीजिए, है ना। तो एपी कल्चर मतलब मधुमक्खी पालन, एपी कल्चर मतलब होता है मधुमक्खी पालन। सेरी कल्चर रेशम कीट का पालन, पीसी कल्चर मत्स्य पालन यानी मछली पालन, सिल्वी कल्चर काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, हॉर्टिकल्चर उद्यान, और फ्लोरी मतलब, तो फ्लोर मतलब फ्लावर, फ्लावर से फ्लोर बना है, तो फ्लोरिकल्चर मतलब फूलों का उत्पादन। इतना हो गया कल्चर से, है ना। अब हम लोग लॉजी देखते हैं। देखिए, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, पोमोलॉजी। तो लॉजी हम लोग सब लगा यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ कल्चर वाले थे जिनमें पालन पोषण होता था, अभी हम लोग यहाँ अध्ययन करते हैं। लॉजिकल कहते हैं, लॉजिक,
लॉजिक, यानी लॉजिकल जो भी चीज़ें होती हैं उनका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो माइकोलॉजी मतलब कवकों का अध्ययन, कवक का पालन हम लोग नहीं करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, उनको तो हम पाल सकते ही नहीं हैं। तो माइकोलॉजी मतलब कवक का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन, एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन और पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, ये लॉजियों में थे। अब यहाँ भी लॉजी है, यहाँ भी जो देखिए ऑर्निथोलॉजी पक्षी का अध्ययन, पक्षी को पाल पाल के हम उसका अध्ययन नहीं करते हैं, जनरली मुक्त रूप से विचरण करने वाले पक्षियों का अध्ययन जो है ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। इक्विथोलॉजी मछलियों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी, डेंड्रो मतलब ही होता है झाड़ी, तो डेंड्रोलॉजी मतलब वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन, ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन और सारोलॉजी मतलब छिपकलियों का अध्ययन। तो ये जितने भी लॉजिकल चीज़ें हैं सबका अध्ययन होता है, बस याद रखिएगा। पालन नहीं होता है, ऑप्शन में पालन वाले को हम लोग लॉजी से नहीं जोड़ेंगे, पालन में कल्चर छा जाते हैं। तो जीव विज्ञान एक ऐसा समय था कि कोई इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं था। जो क्रमिक विकास हुआ जीव विज्ञान का वो अरस्तु के समय में हुआ। किनके समय में? अरस्तु महान वैज्ञानिक और दार्शनिक थे ग्रीक के। अरस्तु जो थे महान वैज्ञानिक थे और दार्शनिक थे, और इन्हें जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है या जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। बहुत ही बड़े दार्शनिक एवं वैज्ञानिक थे। अच्छा, जीव विज्ञान में बहुत कुछ आता है, तो सबका वर्गीकरण किया गया, मतलब कैटेगराइजेशन किया गया, कैटेगरी में बांटा गया। तो ये किसने किया भाई? तो आधुनिक रूप से वर्गीकरण के जो पिता है वो लिनियस को बोला जाता है। जीव विज्ञान के आधुनिक रूप से जो वर्गीकरण किया वो किसने किया? लिनियस ले, इसलिए आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन कहलाते हैं? लिनियस कहलाते हैं। और परंपरागत वर्गीकरण ये जो पहले से था इनका नाम था हिटकर। तो अच्छा, वर्गीकृत जो की गई तो किस आधार पर आपने वर्गीकरण किया? कोई तो आधार होगा। तो आधारभूत इकाई उनकी जाति थी, स्पेसीज। स्पेसीज मतलब जैसे कि सांपों की प्रजाति है, तो सांपों की स्पेसीज जो है सबको एक कैटेगरी में बांट दिया, है ना। वैसे ही 4 पैरों वाले मांसाहारी जानवर, तो उसमें जितने हुए सबको रख दिया। ऐसे करके उनकी मतलब जाति के आधार पे, उनकी स्पीसीज के आधार पे उनकी जो है उनका वर्गीकरण किया जाता था, उनको बांटा जाता था। अब यहाँ पे हम लोग चीज़ ध्यान दें, यहाँ पे कुछ चीज़ें कुछ अलग तरीके से बांटी गई, अलग तरीके से उनका वर्गीकरण किया गया। जैसे मोनेरा, मोनेरा ग्रुप है, ये सब ग्रुप है, मोनेरा, प्रोस्टिटा, पादप, कवक, जंतु। मोनेरा में जितने भी जीवाणु और बैक्टीरिया आते हैं, मोनेरा में जितने भी जीवाणु और बैक्टीरिया आते हैं सब लोग मोनेरा ही कैटेगरी में आते हैं। तो मोनेरा संबंधित है जीवाणु और बैक्टीरिया से। वैसे ही प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा संबंधित है एक कोशिकीय जलीय जीव या साधारण प्रोटोजोआ से। देखिए नाम में है प्रोटिस्टा यानी प्रोटोजोआ, है ना। पादप, अब पादप से तो आप लोग समझते हैं ये पौधे हैं, तो प्रकाश संश्लेषण से पौधे अपनी वृद्धि करते हैं, तो ये भी जीव हैं लेकिन प्रकाश संश्लेषी जीव हैं, जिनको हम लोग साधारण भाषा में पौधा बोलते हैं। कवक, कवक जो है परजीवी। कवक की श्रेणी में कौन आते हैं? जितने भी परजीवी हैं, मतलब दूसरों पे निर्भर रहते हैं खुद के पोषण के लिए, या मृतोपजीवी हैं, ये सभी जो है कवक में आते हैं। जंतु में उपभोक्ता जीव, जितनी भी जीव जो है मुंह चला चला के खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, विचरण करते हैं, वो सभी जंतु में आते हैं। ठीक, तो ये कैटेगरीज है। जीवों का द्विनाम पद्धति जो है ये भी लिनियस। लिनियस कौन थे? आधुनिक वर्गीकरण के पिता कहे जाते थे। तो इन्होंने द्विनाम पद्धति मतलब जो है एक ही जंतु को दो भागों, दो कैटेगराइज में दो नाम रखे थे इन्होंने। ऐसा नहीं कि उनका नाम रखा गया था, उनकी जातियों का नाम रखा गया था। अब देखिए उनकी एक वंश और जाति दोनों को मिला के यही द्विनाम पद्धति है। कुछ द्विनाम पद्धति को हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए मानव, मानव को होमो सेपियंस बोला जाता था, होमो सेपियंस। मेढक को राना टिग्रिसा, बिल्ली को फैट्स डोमेस्टिका, कुत्ता को कैनिन्स फैमिलिस, गाय को बोस इंडिकस, मक्खी को
मुस्सिका डोमेस्टिका, आम को मैंगोरफिका इंडिका। अब देखिए सारे चीज़ जो है ना, आप लोग कहेंगे इसको रटना है तो फिर मतलब याद कैसे होगा, बार बार भूल जाते हैं। अभी मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ, जीवन में आप लोग कभी नहीं भूलिएगा इसको। अब देखिए मानव, मानव मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन, HUMAN, ह्यूमन आ ही गया, तो HUMAN ह्यूमन आ गया, यानी होमोसेपियंस। देखिए यहाँ से कुछ वर्ड मिलता जुलता है, तो ह्यूमन होमोसेपियंस समान आ रहा है। मेढक, अब मेढक मैं ये याद करने के लिए एक आपको जो है बस एक ट्रिक बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ये कुछ किसी किताब में लिखा हुआ है कहीं, लेकिन अगर आप शब्दों से शब्दों को जोड़ के देखेंगे और इस शब्दों को याद रखेंगे, मेरी बातों को ध्यान में रखेंगे, तो आप भूलेंगे नहीं, आपको हमेशा याद रहेगा। जैसे देखिए मेढक, मेढक का नाम है रैना टिग्रिसा। रैना टिग्रिसा में रैना जो होती है ना, रेन मतलब बारिश होता है, और टिग्रिसा उसकी कुछ आवाज़ होती है उस तरीके की। तो ऐसे आप अगर याद रखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, रैना टिग्रिसा मतलब मेढक को कहा जाता है। बिल्ली, अब बिल्ली का नाम है फैटिस डोमेस्टिका। फैटिस को भूल जाइए और डोमेस्टिका नाम है। डोमेस्टिक मतलब क्या होता है, घरेलू, बिल्ली घर में घूमती है, तो बिल्ली फेलिस डोमेस्टिका याद हो जाएगा। 4 ऑप्शन में कहीं दिया रहेगा, आप लोग डोमेस्टिका बिल्ली समझ जाइएगा। कुत्ता, कुत्ता में लिखा हुआ है कैनिन्स फैमिलीज, कैनिन्स फैमिलीज, फैमिलीज मतलब फैमिलियर, बहुत ही फैमिलियर हो जाता है कुत्ता पालने पर, बहुत ही वफादार होता है, तो कैनिन्स फैमिलीज, फैमिलीज जहाँ है वो कुत्ता वहाँ होगा। गाय, गाय देखिए बोस इंडिकस, इंडिया भारत, भारत में गाय को लोग बहुत मानते हैं, गाय माता बोला जाता है, तो गाय का संबंध, और दूसरे देशों में गाय को काटा जाता है, तो बोस इंडिकस मतलब गाय। मक्खी, मक्खी जो है ना, देखिए म से मक्खी, यहाँ नाम है मूसिया डोमेस्टिका। अब ये डोमेस्टिका तो है क्योंकि मक्खी भी घरेलू घर में ही ज़्यादातर पाई जाती है, लेकिन इसमें मूसिया जोड़ दिया, म से मक्खी मूसिया डोमेस्टिका, तो मक्खी हो गई। आम, आम बहुत ही आसान है याद करना, आम मैंगो मतलब आम होता है, और आम का जो है वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। तो कुछ नाम ऐसे ही मिलता जुलता है, तो सभी आप लोगों को आराम से याद हो। कहीं से पूछेगा बताइए होमोसेपियंस, देखिए मैंने आप बुक पे से नजर हटा ली, होमोसेपियंस में ह्यूमन से संबंधित है, तो मानव का नाम हो गया। फेरिस डोमेस्टिका, अब फेरिस मतलब वो क्या हो जाएगा, फेरिस डोमेस्टिका, फेरिस, अब मूसिया तो लगा नहीं है कि मक्खी बोलेंगे, तो ये बिल्ली हो जाएगी। तो बड़ी आराम से आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। आशा करूंगा कि आपको ये चीज़ तो एकदम कंठस्थ याद हो गया होगा, कहीं भी ऑप्शन में आए छोड़िएगा नहीं इसको। चलते हैं अगले पेज में, ये कहाँ से कहाँ तक है, 194 से 200 पेज तक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। 7 पेज, 1 पेज हमारा कंप्लीट हुआ है। चलिए पेज, दूसरे पेज में आ गए, 195 पेज में। धान, धान में देखिए लिखा हुआ है ऑर्जियस सैटिवा। कुछ चीज़ें आपको याद रखी होंगी, कुछ चीज़ें नहीं मिल पाती हैं मेल। गेहूं, आप लोग कुछ आप खुद से बनाइए। ट्रेटिकम एस्टिवम, मटर, पिजम सैटिवम, पी से मटर होता है तो पिजम सैटिवम। चना को साइजर एरेंटियम, सरसों को बर्सिका कंपेस्ट्रिस। तो जरूरी नहीं कोई आपको ट्रिक दे तभी बनेगा, बिना ट्रिक के आप खुद से याद रखने का प्रयास कीजिए। तो ये कुछ चीज़ें हो गई। अब आते हैं कोशिका विज्ञान में। जी हाँ, सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जीव द्रव्य जो है, कोई भी चीज़ जो है, कोई भी, जैसे मेरा ये हाथ है, ये हाथ है, ये हाथ भी ये जो स्किन है, ये स्किन छोटी 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 कोशिकाओं से मिलके जुड़ी हुई हैं कोशिकाएं, तब जाके ये स्किन बना है। तो ये जीव द्रव्य होता है, इसका जो है, इसको सबसे पहले इसका प्रयोग जो है किसने इसकी खोज की थी, पुरकिंजे ने 1839 में। और इसमें 80% जल होता है, हमारे शरीर में 80% जल है। उसमें क्या है, किसी भी जीव द्रव्य में 76% ऑक्सीजन, 10.5% जो है कार्बन, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 2.5% होता है किसी भी जीव द्रव्य में। जीव द्रव्य का जो है कार्बन और अकार्बनिक का जो रेशियो होता है वो होता है 81/19, मतलब 81% जो है कार्बनिक रहता है और अकार्बनिक 19% रहता है। समझ में आ गया होगा। सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई को कोशिका, मैंने कहा ना, सबसे छोटे से छोटे कण से मिलकर जो चीज़ बना होता है वो हमारा शरीर होता है। तो शरीर का सबसे छोटा कार्यात्मक इकाई कौन सा है, कोशिका है। थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर लूँ।
पहली बार किसने देखा था? लीवेनहॉक ने देखा था। पहली बार कोशिका को किसने देखा था? लीवेनहॉक ने देखा था। कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। ये सी है, CYTOLOGY, साइटोलॉजी। कोशिका शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। ये इन्होंने खोज की थी, लेकिन ये नाम नहीं दे पाए थे। प्रयोग वर्ड जो कोशिका है, सेल, ये किसने कहा था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। तो क्वेश्चन ऐसे घुमाता है, आपको कोशिका के नाम पर लीवेनहॉक याद रहेगा। आप बोल देगा कि कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, आप लीवेनहॉक मार दीजिएगा। लेकिन लीवेनहॉक ने पहली बार देखा था, लेकिन प्रयोग किसने किया था इस वर्ड का? इस वर्ड किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्म गैलेस्टिग्मा। क्या कौन सी होती है? माइकोप्लाज्म गैलेस्टिग्मा। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ये चीज़, ये क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं। दिस ऑल आर जो है VVI क्वेश्चंस। दिस ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा सब चीज़। कोशिका के प्रकार, देखिए कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कभी कभी नाम दे देगा जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल किस प्रकार की कोशिका में आते हैं। ऑप्शन दे देगा प्रोकैरियोटिक, यूकेरियोटिक, कोशिका झिल्ली, तारककाय, कुछ भी 4 को नाम दे देगा। तो देखिए प्रोकैरियोटिक, इसमें आते हैं जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल, जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल। उसके बाद आते हैं यूकेरियोटिक, बाकी जितने बचे हुए हैं सब उसमें आते हैं। कोशिका का मुख्य भाग, कुछ कोशिका के भागों पर ध्यान देंगे, इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। इनको आप लोग ध्यान से समझिएगा, ध्यान देके समझिएगा। पहला है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के बारे में तो सबसे पहले क्वेश्चन कभी कभी कैसा आता है कि इनमें से कोशिका भित्ति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 1 2 2 3 3 4, इनमें सभी, इनमें से कोई नहीं, ऐसे दे देगा। क्या मारिएगा इसको भाई? तो आपको इसके बारे में कंप्लीट पता होना चाहिए। कोशिका भित्ति सबसे पहले जान लीजिए कि जीव में नहीं पाया जाता है, मतलब जंतु में नहीं पाया जाता है, केवल पादप में यानी पौधों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति केवल पौधों की कोशिका में सेलुलोज का बना होता है और निश्चित आकार देता है पौधों को, तो ये इसका काम है। कोशिका झिल्ली, भित्ति और झिल्ली में फ़र्क है। झिल्ली जो है कोशिका के अंदर बाहर जाने वाले पदार्थ का निर्धारण करती है, किसको कोशिका के अंदर भेजना है, किसको रिजेक्ट करके बाहर करना है, मतलब गार्ड है ना, एक तरह का ये क्या है? सिक्योरिटी है ना, ये एक प्रकार का सिक्योरिटी है। ये कोशिका के अंदर बाहर कौन सी चीज़ जाएगी, कौन सा पदार्थ जाएगा नहीं जाएगा डिसाइड करता है। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है। तारककाय, तारककाय की खोज जो है बोबेरी ने की थी। ये केवल जंतु में, अब जैसे देखिए तारककाय कोशिका भित्ति दोनों आपस में अलग अलग चीज़ है। कोशिका भित्ति केवल पौधों में, तारककाय केवल जंतु में। अब हम लोग आ गए राइबोसोम। राइबोसोम की खोज रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने की थी, इसलिए इसका नाम राइबोसोम है 1953 में। कब की थी? 1953 में। आरएनए और प्रोटीन से मिलकर राइबोसोम बना होता है। राइबोसोम का मतलब ही होता है आरएनए प्लस प्रोटीन। प्रोटीन का उत्पादन जो है वो स्थल पर, प्रोटीन का उत्पादन यह करता है। राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी 1886 में। कब की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने 1886 में। नामकरण इसका किया था बेंडा ने। कोशिका का श्वसन स्थल है ये, यहाँ से कोशिकाएं सांस लेती हैं। इसमें ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है और कोशिका का शक्ति केंद्र कहलाता है। इस एक एक चीज़ में जो बोल रहा हूँ, एक एक वाक्य, इनसे प्रश्न आते हैं। प्रश्न आ जाएगा कि कोशिका का शक्ति केंद्र क्या, किसको कहते हैं? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ठीक है, श्वसन स्थल है, यहाँ पे ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। गोल्जी कॉय, गोल्जी कॉय की खोज जो है कैमिलो गोल्जी ने की थी। चूँकि इसका नाम में जुड़ा हुआ है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यातायात प्रबंधक है, यानी ये ट्रांसपोर्टेशन देखता है गोल्जी कॉय। अब राइबोसोम और लाइसोसोम में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। लाइसोसोम की खोज की थी डुबे ने। मैं हमेशा इसमें कंफ्यूज रहता था। आत्मघाती थैली बोला जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जो भी
बेकार के कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट होती हैं। तो ये इसलिए इसको आत्मघाती थैली बोला जाता है। तो कभी कभी अगर पूछा जाए कि आत्मघाती थैली से क्या प्रसिद्ध है, तो राइबोसोम और लाइसोसोम दोनों ऑप्शन में 100% देता है, लेकिन आपको मारना है लाइसोसोम। लवक, देखिए लवक का मतलब ही कलर से होता है, कलर डिसाइड होता है। देखिए लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित, अवर्णी, वर्णी। हरित केवल हरा रंग का होगा, हरा रंग का होता है, इसमें पर्णहरित होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी यहीं पे होती है। इसको हम लोग रसोई घर बोलते हैं पौधे का। हरित लवक को क्या बोलते हैं? रसोई घर, ठीक है। अवर्णी, अवर्णी मतलब अवर्णी, ये नहीं है वर्ण, मतलब रंगहीन है। सूर्य के प्रकाश से जो वंचित भाग होता है वहाँ का, वहाँ, क्योंकि वहाँ कोई रंग ही नहीं पहुँच पाता। वर्णी मतलब रंगीन है, कई रंग भरा हुआ है, लाल, पीला, नारंगी। उदाहरण में टमाटर, टमाटर का लाल रंग किसके वजह से होता है? लाइकोपीन के वजह से। गाजर का लाल रंग किसके वजह से होता है? कैरोटीन के वजह से। चुकंदर का जो है लाल रंग किसके वजह से होता है? विटामिन की वजह से। तो ये बहुत जरूरी होता है इसे याद करना। टमाटर लाइकोपीन, टमाटर का रंग लाइकोपीन की वजह से। गाजर, गाजर का रंग कैरोटीन, कैरेट समझ जाएंगे आप। चुकंदर विटामिन, बीटरूट। नाम, इनके नाम से ही पता चलता है। वनस्पति को जो है पराबैंगनी के दुष्प्रभाव से बचाने वाला जो है कौन सा लवक होता है? तो ये होता है फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन जो है पेड़ पौधों को पराबैंगनी किरणों से बचाता है, और दिन भर धूप लगने की वजह से भी पेड़ वैसे ही हरे रहते हैं। केंद्रक, केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक थे। कोशिका का प्रबंधक कहा जाता है इसे। केंद्र में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है इसके द्वारा। केंद्रक जो है, केंद्रक में क्या होता है कि गुणसूत्र की संख्या निश्चित की जाती है। गुणसूत्र की वजह से ही जो है एक जंतु का गुण दूसरे जंतु में ट्रांसफर होता है। मानव में 46 होते हैं, और जिनमें 45 होते हैं वो ना ही पुरुष होता है ना ही स्त्री होता है। 46 वाले लोग जो है वो मानव पुरुष बनते हैं ज़्यादातर। चिंपांजी में 48 होते हैं, बंदर में 42 होते हैं। गुणसूत्र में जीन जो है अनुवांशिकता का कारण होती है। अनुवांशिकता का कारण जो है कौन है? गुण सूत्र। गुण सूत्र की वजह से ही क्या होता है? अनुवांशिकता मतलब एक गुण का दूसरे, एक जनरेशन में जो गुण होता है दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होना। तो इसको समझ गए होंगे आप लोग। आगे चलते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पे ध्यान देते हैं जीव विज्ञान के। पत्तियों का पीला रंग उनमें कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। केंद्रक की खोज, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो तथ्य हैं उनको मैंने छांट के यहाँ लिखा है। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था। प्रोटीन बनने की अंतिम प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। आगे चलते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर देखिए। पादप कोशिका में क्या होता है? भित्ति पाई जाती है, भित्ति पाई जाती है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये केवल पादप में होता है। तो इसमें जंतु में क्या होता है? तारक काय पाया जाता है, लेकिन तारक काय पादप में नहीं पाया जाता। उसके बाद आकार और में आयताकार होता है। ये आकार में क्या होता है? आयताकार। और ये आकार में जंतु कोशिका क्या होता है? वृत्ताकार होता है। तो 3 मुख्य अंतर हैं, इसको याद रखिए। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम जो है किसने किया था? 1855 में विरचाउ ने देखा था। कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं, असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। इसलिए मैंने लिखा है कभी कभी ये दे के और ये ऑप्शन में दे देंगे, कभी कभी ये दे देंगे, ये तीनों ऑप्शन में दे देंगे। तो मतलब हमें जानना है असूत्री मतलब कोई सूत्र ही नहीं, असूत्री यानी हुआ ही नहीं। अविकसित कोशिकाओं में पाया जाता है ये विभाजन। अविकसित कोशिकाओं में जो विभाजन होता है असूत्री होता है। समसूत्री, समसूत्री मतलब बराबर भाग में। ये वॉल्टेयर फ्लेमिंग ने जो है 1879 में इसकी खोज की थी। अर्धसूत्री में क्या होता है? फार्मर तथा मूरे ने इसको नाम दिया, खोज जो है बीजमैन ने की। जैव विकास, अब हम लोग पढ़ेंगे जैव विकास। जैव विकास कैसे होता है? देखिए ये एक चीज़ जान लीजिए, एक वर्ड समजात और समरूप और अवशेषी, इसके आधार पर जैव विकास को देखा गया है। जैव विकास का जो है कैटेगराइजेशन हुआ है, वर्गीकरण हुआ है।
तो समजात अंग मतलब एक ही जीव के विभिन्न अंग जो देखने में समान लेकिन कार्य भिन्न होते हैं। जैसे घोड़े की अगली टांग और बिल्ली का पंजा। घोड़े की अगली टांग क्यों होती हैं? चाप मारने के लिए, यानी कूदने के लिए ज़्यादातर वो खींचता है उससे। वहीं बिल्ली का पंजा, वो भी उसकी आगे की दो टांग है, दोनों का तो आगे का ही दो टांग है लेकिन इसका यूज कुछ और है, यानी एक साथ दिखे, टांग ही हैं, आगे वाली टांग है लेकिन अलग अलग जीव में जो है विभिन्न, एक ही तरह के जीव के जो विभिन्न अंग देखने में समान लेकिन कार्य भिन्न होते हैं। अब देखिए, घोड़े की टांग अगली टांग का काम कुछ और है, पिछली टांग, दोनों टांगे हैं उसका, एक जोड़ा टांग आगे है, एक जोड़ा टांग पीछे है। बिल्ली का पंजा, जो पंजा जो आगे का पंजा जो काम करता है वो पीछे का पंजा काम, पीछे का पैर काम नहीं करता, लेकिन दोनों देखने में क्या होता है? समान होता है। जीव एक ही है लेकिन उनकी अलग अलग। अब देखिए हमारा क्या है, हमारे जो है हम में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें बंदर का, तो बंदर का आगे का जो दोनों हाथ होता है, हालांकि बंदर में भी अलग है, हाथ और पैर दोनों अलग है, तो बंदर भी नहीं होगा। तो घोड़ा है, गधा है, गधा देखिए, गधा के 4 टांगें होती हैं, 2 टांग से वो क्या करता है, 2 टांग, पीछे का टांग जो है खाई जो है पीछे की तरफ जो है लोगों को मारने के लिए रखता है, उसका एक अलग स्पेशल कैटेगरी है उसके लिए। और आगे का टांग जो है उसका अलग काम हो जाता है, आगे के टांग को ज़्यादा भार देता है। तो ये चीज़ अलग हो गया, मतलब एक ही जीव है, उसके 2 अंग हैं और दोनों अंग दिखने में एक जैसे हैं लेकिन उनका काम अलग अलग है। इसका उल्टा समरूप अंग होता है, अलग अलग जीव, अब इसमें जीव अलग अलग होगा लेकिन अंग समान। जैसे जितना भी तरह का पक्षी है सब अलग अलग है, लेकिन सबका पंख तो उड़ने के लिए ही यूज़ होता है, जिनका नहीं होता वो अपवाद है। अवशेषी अंग पहले पूर्वजों में विकसित होती थी लेकिन बाद में वातावरण परिस्थिति के कारण उनका महत्व समाप्त हो गया। जैसे हम लोग हैं, हम लोग पहले बंदर थे, धीरे धीरे करके इंसान बन गए, लेकिन अभी भी हमारा जो है कुछ अंग जो है वो विकसित होते होते धीरे धीरे खत्म हो गया। अब जैसे त्वचा के बाल, पहले हम लोग भालू की तरह लगते थे, धीरे धीरे त्वचा के बाल खत्म होते गए और लोग क्लीन होते गए। तो मनुष्य में 100 गो ऐसा अवशेषी अंग है जो पहले से था अब नहीं है। तो मनुष्य में कितने अंग हैं? 100 अवशेषी अंग। ये प्रश्न आएगा तो मुझे लगता है 100 तो कोई भी नहीं ऑप्शन मारेगा, कोई भी नहीं इसको टिक लगाएगा, लेकिन आंसर 100 ही होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण संचरित होता अनुवांशिकी कहलाता है। इसकी सर्वप्रथम जानकारी किसने की थी? ग्रेहम जोहान मेंडल ने दी थी कि गुणों का भी ट्रांसफर होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। अनुवांशिकता जो शब्द है इसकी खोज विलियम वॉटसन ने की थी। अनुवांशिकीय खोज, ये जो शब्द है अनुवांशिकता, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? विलियम वॉटसन ने। चलते हैं अगले पेज में। नहीं, ये बहुत सारा क्वेश्चन बनाना चाहेंगे तो बहुत क्वेश्चन बन जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। अब आते हैं अनुवांशिकता का पिता, इसको ये कहता है ग्रेगर जोहान मेंडल को। प्रथम प्रयोग मटर के पौधे पर किया गया था अनुवांशिकता का, याद रखिएगा। अनुवांशिकता का प्रथम प्रयोग किस पर किया गया था? मटर के पौधे पर। जेनेटिक्स नाम जो है सर्वप्रथम डब्ल्यू वॉटसन ने 1905 में दिया था। हम लोग जेनेटिक्स देखते हैं, ये जेनेटिक्स शब्द के जन्मदाता कौन है? डब्ल्यू वॉटसन 1905। जोहानसन ने 1909 में जीन शब्द का उपयोग किया था। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? एन वॉल्टेयर ने, हमने पहले भी पढ़ा है। तो ये इम्पोर्टेंट है, मैं हमेशा बोलता हूँ अपने वीडियो में, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्यों को छांट के अलग करता हूँ जो कई बार परीक्षा में आए हैं या फिर आ सकते हैं। वनस्पति विज्ञान, जिसको हम लोग बोटनी बोलते हैं, तो वनस्पति विज्ञान का सबसे बड़ा समूह जो है थैलाफाइट होता है। शैवाल के अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी बोलते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। मानव में क्या होता है? 20 जो है संयोजी उत्तक पाए जाते हैं। तो ये कितने संयोजी उत्तक हैं? 20। डीएनए पॉलीमरेज, इसकी सहायता से डीएनए का संश्लेषण होता है। खोज किसने की थी? आर्थर कॉनकॉर्नबैग ने 1962 में डीएनए पॉलीमरेज की। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। परखनली शिशु मामले में निषेचन कहाँ होता है? परखनली के अंदर होता है। ये प्रश्न एक बार आया था, मैंने गलती की थी, एसएससी का क्वेश्चन था ये, एलडीसी का। परखनली शिशु मामले में निषेचन कहाँ होता है? परखनली के अंदर। अब शैवाल देखिए, शैवाल का बहुत ज़्यादा उपयोग है।
आजकल हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शैवाल का उपयोग करते रहते हैं। तो शैवाल में जो भोजन है, भोजन के रूप में हम लोग क्या क्या खाते हैं? फोरफाइटा, अल्बा, सरगासन, लेमिनेरिया और नॉस्टॉक। तो ये कुछ ऐसे शैवाल हैं जिनको हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। आयोडीन बनाने में लेमिनेरिया, फ्यूकस, एल्केनिया। खाद के रूप में नॉस्टॉक, एनीबिना, ये सब खाद के रूप में। औषधि के रूप में क्लोरेला, लेमिनेरिया। क्लोरेला को अंतरिक्ष यात्री क्या करते हैं? अपने यान में, अंतरिक्ष यान में उगाते हैं ताकि उन्हें प्रोटीन युक्त भोजन मिल सके। तो ये प्रश्न आया हुआ है कि औषधि क्लोरेला का यूज़ है या अंतरिक्ष यात्री द्वारा उपयोग प्रोटीन युक्त कौन सा शैवाल यूज़ किया जाता है प्रोटीन युक्त भोजन बनाने में? तो क्लोरेला यही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग कवक देखते हैं। तो देखिए सवाल कितना इंपॉर्टेंट है, अलग अलग यूज़ है इसका हर तरह के शैवाल का। कवक के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं माइकोलॉजी। ये मशरूम क्या है? कवक है। मशरूम क्या है? एक कवक है ना। कवक से होने वाले रोग, अब देखिए कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जिनको खाने से रोग होता है, जैसे सरसों का सफ़ेद रस्ट कवक के कारण होता है। गेहूं का ढीला स्मर कवक के कारण होता है। गेहूं का किट्टू रोग कवक के कारण होता है। आलू का अंगमारी रोग कवक के कारण होता है। गन्ने का लाल अपक्षय कवक के कारण होता है। मूंगफली का टिक्का रोग कवक के कारण होता है। आलू का मस्सा रोग कवक के कारण होता है। धान की भूरी अर्ज कवक के कारण होता है। आलू का पछेला कवक के कारण होता है। देखिए कितना सारा बीमारी है, बीमारी का नाम देंगे और बोलेगा इनमें से कौन सा कवक जनित रोग नहीं है, एक अलग दे देगा। बहुत तरीके से इसमें प्रश्न आ सकते हैं। कभी कभी ऐसा आएगा कि बोल देगा इनमें से कौन सा कवक से होने वाले रोग हैं, 4 गो रोग दिया रहेगा, उनमें इनमें से सही में से 1 गो दिया रहेगा। तो हर तरीके से आपको, तो गेहूं का तो कई गो हो गया, सरसों का, ये सब, तो हर तरह के रोग, ये सब जो रोग जो है कवक से होते हैं। और भी होते हैं लेकिन ये सिर्फ फूलों के पौधों के लिए है। एफ्ला नामक जो है विष यानी जहर कवक से बनता है। एक एफ्ला नामक जहर है वो किससे बनता है? कवक से बनता है। अब है लाइकेन। लाइकेन जो है कवक और शैवाल को मिला देंगे तो बन जाएगा लाइकेन। कवक तथा शैवाल को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? लाइकेन बन जाएगा। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? थियोफ्रेस्टस ने किया था। किसने किया था? थियोफ्रेस्टस ने। अध्ययन जो है लाइकेनोलॉजी बोलते हैं इसके अध्ययन को। वायु प्रदूषण का संकेतक है ये। कहाँ कहाँ यूज होता है देखिए जरा। वायु प्रदूषण के संकेतक के रूप में, क्योंकि जहाँ पर वायु प्रदूषण होता है वहाँ ये लाइकेन नहीं उगता। यानी लाइकेन नहीं उग रहा है मतलब वहाँ वायु बहुत प्रदूषित है। थोड़ा सा उग रहा है यानी थोड़ा प्रदूषित है। अधिक उग रहा है मतलब प्रदूषण है ये नहीं है। तो वायु प्रदूषण के संकेतक के रूप में इसका उपयोग होता है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होता है, एक और उपयोग है। मिर्गी की दवा में परमेलिया और सेक्सटिलिस नाम का जो है लाइकेन यूज़ किया जाता है मिर्गी की दवा बनाने में। डायरिया, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, काली खांसी की औषधि जो है वह लाइकेन से ही बनती है। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये लाइकेन, नाम सुने मतलब लाइका ऐसा लग रहा है। जीवाणु, बैक्टीरिया। जीवाणु की खोज 1683 में एंटोनिवान ल्यूवेनहॉक ने की थी, जो कि हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। ऐसे लोग इनको ल्यूवेनहॉक से ही ज़्यादा जानते हैं, जीवाणु की खोज करने वाले। नामकरण इन्होंने खोज की थी लेकिन इन्होंने नाम नहीं दिया था। जीवाणु नाम किसने दिया? एहरनबर्ग ने। तो ये चीज़ हमेशा आप लोग याद रखिए कि किसने खोजा और किसने नाम दिया। मान लीजिए मैंने पेपर खोज लिया, अब मैं इसका नाम नहीं समझ में आ रहा है कि है क्या चीज़, कोई वैज्ञानिक है इसका नाम दे दिया कि इसको पेपर बोलिए, तो नाम किसी और ने दिया, खोज किसी और ने की। लुई पारिस ने रेबीज का टीका सबसे पहले बनाया। दूध का पाश्चराइजेशन जो है का विधि उन्होंने बताया। दोनों जीवाणु की मदद से ही होते हैं। दही भी जीवाणु की मदद से ही जमती है। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो से जो है दही जमता है। जीवाणु के प्रकार देखिए, कोकस इसका नाम ही है, इसके नाम से पता चलता है गोल होगा, है ना। बैसिलस मतलब बेलन, तो बेलन कैसा होता है? छड़ाकार या बेलनाकार। ये सब आकार दिया हुआ है इसका और ये नाम है। विब्रियो मतलब कोमाकार, है ना, कोमाकार यानी कोमा का इस आकार का रहता है ये सब कवक। उसके बाद स्प्रिंग या स्क्रू, जिसको सर्पिलाकार इस तरह से रहता है, इस तरह से ये लोग रहते हैं। तो इनके नाम से ही पता चल जाता है।
अब आते हैं विषाणु, वायरस। वायरस की खोज किसने की थी? इवान विस्की ने की थी 1892 में। किसने की थी? इवान विस्की ने 1892 में। यह कितने प्रकार का होता है? तो पादप विषाणु होता है, जंतु विषाणु और बैक्टीरियज। पादप विषाणु में केवल आरएनए पाया जाता है, जंतु में दोनों पाया जाता है, बैक्टीरियोज में केवल डीएनए पाया जाता है। तो देखिए, पादप में आरएनए, बैक्टीरियोज में डीएनए और जंतु में दोनों, है ना। बैक्टीरियोज को एक और चीज़ बोलते हैं जीवाणु भोज, है ना। जीवाणुओं को जो है यह अपना भोजन बनाता है। एक होता है बायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में स्थलीय पौधे होते हैं, जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव होता है, और एम्फीबिया वर्ग के पौधे को बायोफाइटा बोला जाता है। सबसे ऊंचा पौधा कौन सा है? सिकोया सेप्सरबिन्स। सिकोया सैम्परविन्स। सिकोया सैम्परविन्स याद रखिएगा, 120 मीटर तक हो जाता है ये। कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी इसको बोलते हैं, तो ये याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जाइलम। जाइलम का क्या कार्य होता है? जल तथा खनिज लवण का संवहन होता है। कहाँ? पादप में। जाइलम, फ्लोएम, ये सब पौधों में ही पाए जाते हैं। फ्लोएम, फ्लोएम से तो ये ना यहाँ से पता चलता है फूड है, तो भोजन को अन्य भागों में पहुँचाना, ये फ्लोएम का काम होता है। जाइलम यानी जल, है ना। जाइलम मतलब जल और खनिज, फ्लोएम मतलब फूड यानी खाना। अब थोड़ा सा प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है? पहले तो CO2 जरूरी है। क्वेश्चन आ जाएगा इनमें से कौन सा जरूरी नहीं है? CO2 जरूरी है, पानी जरूरी है, क्लोरोफिल का भी होना जरूरी है, क्योंकि हरी चीज़ों में ही ज़्यादातर प्रकाश संश्लेषण होता है, और सूर्य का प्रकाश। अगर ये 4 चीज़ें होंगी तो प्रकाश संश्लेषण में कोई भी समस्या नहीं होगी। प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक जो है कहाँ होती है? लाल रंग में, ऐसे भी खतरा है ये। और प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है बैगनी में, तो खतरा वाला में ज़्यादा हो गया, है ना। प्रकाश संश्लेषण में 2 तरह की अभिक्रियाएं होती हैं, उपचयन और अपचयन। उपचयन में जल का उपयोग होता है और O2 निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। वहीं अपचयन में CO2 का उपयोग होता है और ग्लूकोज निकलता है। तो ये उत्पाद है, ये प्रोडक्ट है, और ये उस विधि का नाम है। उपचयन में जल, जिससे मिलता है O2, अपचयन में इन्वेस्ट होता है CO2, इससे मिलता है ग्लूकोज। पादप हार्मोन, अब इसको बोलते हैं ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स एक तरह का पादप हार्मोन है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स का नाम यहाँ पे लिखा है। जैसे ऑक्सिन्स एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। खोज इसकी 1880 में किया था डार्विन ने। ऑक्सिन्स की खोज किसने की थी? 1880 में डार्विन ने। ये पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है, खरपतवार को नष्ट करता है और फसलों को गिरने से बचाता है। ये इसके कार्य हैं ऑक्सिन्स का। दूसरा होता है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स की खोज की थी 1926 में कुरोसावा ने खोज की थी। कार्य क्या है इसका? बौने पौधों को लंबा करता है, फूल बनाने में मदद करता है, बीजों को अंकुरण में मदद करता है, फल तथा फूल का वृहत आकार देता है। इसका नाम है जिब्रेलिन्स। ठीक है, तो ऑक्सिन्स का हमने देखा था क्या क्या काम करता है, जिब्रेलिन्स का देख लिया। अब है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की खोज की थी 1955 में मिलर ने। कार्य क्या है? कोशिका विभाजन में मदद करता है, आरएनए तथा प्रोटीन बनाने में सहायक है, और पौधों की वृद्धि में भी सहायक है। अब है एथिलीन। एथिलीन की खोज 1962 में वर्ग ने की थी। गैसीय रूप में एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लिख देता हूँ VVI, क्योंकि गैसीय रूप में पाया जाता है, बाकी सब गैसीय रूप में नहीं पाया जाता है। फलों को पकाने तथा मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है ये। और एक और है फ्लोरिजेंस, ये फूल के खिलने में मदद करता है, इसका नाम है फ्लोरिजेंस। तो याद रखिएगा, एथिलीन क्या है? एथिलीन एक गैसीय हार्मोन है। ऑक्सिन्स का उपयोग जो है किसमें होता है? वृद्धि नियंत्रित करने में, खरपतवार को नष्ट करता है, पौधों गिरने से बचाता है। ऑक्सिन्स, है ना, ऑक्सीजन देता है, जिंदा रखता है, बस याद रखिए, गिरने नहीं देता है। और जिब्रेलिन्स ये बौने पौधे को लंबा करता है। जो बौने हो चुके हैं, बढ़ना चाहिए था लेकिन बढ़े नहीं, उनको लंबा करता है। फूल बनने में मदद करता है, बीजों का अंकुरण में मदद करता है, फल तथा फूल का आकार बढ़ाता है। साइकोटाइनिन, ये खोज जरूरी नहीं है, ये खोज बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन अब ध्यान में रखिएगा। कार्य क्या है इसका? कोशिका विभाजन में मदद करता है, आरएनए तथा प्रोटीन बनाने में सहायक है, और पौधे की वृद्धि में भी यह सहायक है।
तो इस तरह से आज का ये डे 25 ख़त्म हुआ। डे 26 में हम लोग जीव विज्ञान का दूसरा पार्ट लेके आएंगे। मैंने यहाँ देखिए लिख के छोड़ा है, 201 पेज से शुरुआत करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा समय ले रहा हूँ मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ यहाँ पे वीडियो में। और जो लोग पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम का, वो भी मैं जल्दी लाऊंगा, वो भी मैं साथ साथ लिख रहा हूँ। तो बहुत सारे काम साथ साथ करने की वजह से थोड़ा सा जो है समय लग जाता है। तो थोड़ा इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें। कुछ जिम्मेदारियाँ मेरे पास भी हैं। आप अपनी जिम्मेदारी ना भूलिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए और लगातार निरंतर स्टडी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।